हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपेंद्र भटनागर नेक्स्ट सेशन में आपके साथ हूँ। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत सारी घटनाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी घटनाओं की इसके द्वारा व्याख्या की जाती है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इट मीन्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से। तो हम ले रहे हैं न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से F बराबर होता है dp/dt, यानी किसी भी वस्तु पर कार्यरत बाह्य बल उसके रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो F इजिकल टू है dp/dt। F है वस्तु पर लगने वाला परिणामी बाह्य बल। तो यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य हो, तब हम ऐसी कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि कोई निकाय हमारे पास है और उस पर कार्य करने वाला परिणामी बाह्य बल शून्य है, तब F जो कि है dp/dt के इक्वल, ये कैसा है, शून्य। dt का इधर मल्टीप्लाई करें तो सिंपली वी कैन से dp इजिकल टू 0। dp क्या है? dp है रेखीय संवेग में परिवर्तन। इसका मतलब है रेखीय संवेग में परिवर्तन, यदि निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य है तो उस निकाय का रेखीय संवेग में परिवर्तन शून्य है। रेखीय संवेग में परिवर्तन शून्य कब हो सकता है? जब उसका संवेग परिवर्तित ना हो रहा हो। तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं, इसका मतलब p इजिकल टू mv इजिकल टू कॉन्स्टेंट, इट मीन्स नियतांक। अगर ये नियत है तभी संवेग में होने वाला परिवर्तन शून्य हो सकता है। तो यहां से आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अतः यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य है, तब उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। तो ये है हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो अतः यदि किसी निकाय पर कार्यरत कुल बाह्य बल शून्य हो, तब उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। तब उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यह है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। इफ F इजिकल टू 0 देन P इजिकल टू mv इजिकल टू कॉन्स्टेंट। कोई भी निकाय हो सकता है। यदि हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसकी सहायता से डिफाइन किए जा सकते हैं, तो अब हम कुछ नॉर्मल लाइफ में होने वाली घटनाओं को इससे डिफाइन करने की कोशिश करें। उससे पहले हम ये दिखाना चाहते हैं कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और न्यूटन्स थर्ड लॉ एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम इसकी सहायता से, यानी रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की सहायता से न्यूटन के थर्ड लॉ यानी न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम की प्राप्ति करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं, नेक्स्ट जो हम लेकर के चल रहे हैं वो हम ले रहे हैं रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर न्यूटन के थर्ड लॉ की प्राप्ति। तो रेखीय संवेग
संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की प्राप्ति। दो ऑब्जेक्ट्स हम लेकर के चल रहे हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट ए है और एक ऑब्जेक्ट बी है। ये दोनों आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, और टकराते समय ए के ऊपर जो बल कार्य कर रहा है दैट इज FAB, या इसको हम F12 कह सकते हैं। बी पर जो बल कार्य कर रहा है दैट इज F21। डेल्टा टी समय है टकराने का, और इस टकराने के दौरान पहली वस्तु के संवेग में परिवर्तन है डेल्टा P1 और इसका डेल्टा P2। इसको हम फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेकर चलें, इसको हम सेकंड ऑब्जेक्ट लेकर के चलें 1 और 2। तो इसकी सहायता से हम देखेंगे थर्ड लॉ प्राप्त होता है या नहीं इस नियम के आधार पर। तो माना दो वस्तुएं परस्पर डेल्टा टी समय के लिए टकराती हैं। ये डेल्टा टी समय के लिए एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, टकराती हैं। इस समय में पहली वस्तु पर कार्यरत बल F12 तथा दूसरी वस्तु पर कार्यरत बल F21 तथा इनके संवेग में परिवर्तन क्रमशः डेल्टा P1 व डेल्टा P2 है। ये हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अनुसार हम देखें तो न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से द्वितीय नियम ये कहता है F12 पहली वस्तु पर जो कार्यरत बल है वो उसके रेखीय संवेग परिवर्तन इट मीन्स डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T के बराबर होगा। रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होगा, या यहां से हम कह सकते हैं सिंपली डेल्टा P1 जो उसके रेखीय संवेग में परिवर्तन है एंड दैट विल बी इक्वल टू F12 और इनटू डेल्टा T, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये है पहली वस्तु के लिए। इसी प्रकार अब दूसरी वस्तु के लिए अगर हम देखें F21, दूसरी वस्तु पर लगने वाला जो बल है वो उसके रेखीय संवेग परिवर्तन यानी डेल्टा P2 इसकी दर के बराबर होगा। यहां से आता है डेल्टा P2 और इज इक्वल टू F21 और इनटू डेल्टा T। चूंकि वस्तुएं परस्पर टकराई हैं, बाह्य बल इन पर लगने वाला शून्य है, तो इसका मतलब है इनका रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। तो चूंकि निकाय पर कार्यरत बाह्य बल शून्य है, अतः रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से संवेग संरक्षित रहेगा। इसका मतलब डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 एंड इक्वल टू 0। संवेग में परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए,
तो इसीलिए ये कंडीशन डेल्टा P1 और डेल्टा P2 इनकी वैल्यूज हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। डेल्टा P1 का मान अगर रखें तो हम लिख सकते हैं F12 और इंटू डेल्टा T और F21 इंटू डेल्टा T इक्वल टू 0। डेल्टा T कॉमन ले लें तो सीधे से आ जाता है F12 प्लस F21 और इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू 0। चूंकि डेल्टा T शून्य नहीं हो सकता, F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0, क्योंकि डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू 0। दोनों वस्तुएं टकराई हैं तो कुछ ना कुछ समय उस घटना में लगा होगा, वो समय शून्य नहीं हो सकता, तो ये फैक्टर शून्य होगा। या सिंपली हम देखें F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसका मतलब है एक वस्तु पर कार्यरत बल दूसरी वस्तु पर कार्यरत बल के बराबर विपरीत है, यानी क्रिया बराबर है प्रतिक्रिया। माइनस चिन्ह प्रदर्शित कर रहा है कि विपरीत दिशा में है, और यही है न्यूटन का थर्ड नियम। अतः प्रत्येक क्रिया की बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। ये शो कर रहा है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे, ये सेकंड ऑब्जेक्ट पे कार्य कर रहा है, तो तथा दोनों अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं, अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करती हैं, और यही न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम है। तो इस प्रकार से संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की सहायता से हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ को ऑब्टेन किया। तो आपस में एक दूसरे के पूरक है। न्यूटन्स थर्ड लॉ रेखीय संवेग संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है, या रेखीय संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन थर्ड लॉ की पुष्टि करता है। इसीलिए बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमने न्यूटन्स के थर्ड लॉ यानी न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम से परिभाषित की, एक्सप्लेन की, वो यहाँ इस नियम की सहायता से भी परिभाषित की जा सकती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलेंगे जो हम न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के ऊपर आधारित हैं वो घटनाएं, उनकी सहायता से उन्हें एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ टॉपिक्स, कुछ ऐसे उदाहरण जो समझाए जा सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के आधार पर। ठीक है, तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित घटनाएं। सबसे पहला उदाहरण एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। ये थर्ड लॉ से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक को पीछे की ओर झटका क्यों लगता है? तो जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, बंदूक और गोली चलाने से पूर्व एक निकाय है और
दोनों के दोनों विराम अवस्था में है, रुकी हुई अवस्था में है, इसका मतलब इसका संवेग है 0। जब बंदूक से गोली चलाई जा रही है तो गोली को संवेग P = mv आगे की ओर प्राप्त हो रहा है। संवेग संरक्षित यानी 0 रखने के लिए ठीक इतना ही संवेग बंदूक का द्रव्यमान अगर m है, वेग v' लें तो उतना ही संवेग बंदूक को पीछे की ओर प्राप्त होता है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक है, इसीलिए उसका पीछे की ओर वेग गोली से बहुत कम होता है, यानी तीव्र झटका लगता है लेकिन गोली के बराबर वेग नहीं होता। तो ये हम रेखीय संवेग संरक्षण के नियम से इसको समझा सकते हैं कि बंदूक और गोली निकाय का प्रारंभ में गोली चलाने से पूर्व संवेग 0 है। गोली चलाने पर गोली को आगे की ओर तीव्र वेग प्राप्त होता है, यानी गोली को संवेग आगे की ओर प्राप्त होता है। ठीक उतना संवेग बंदूक को पीछे की ओर प्राप्त होता है। बंदूक का द्रव्यमान गोली से अधिक होने के कारण उसके द्वारा प्राप्त वेग बंदूक की तुलना में बहुत कम होता है और इसी वेग के कारण बंदूक को पीछे की ओर तीव्र झटका लगता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्म में पूछ सकते हैं। बंदूक से गोली चलाते समय बंदूक को कंधे से लगाकर पकड़ना चाहिए। जब बंदूक से हम गोली फायर करते हैं, गोली चलाते हैं, तो अभी हमने देखा कि गोली तो आगे की ओर संवेग प्राप्त होता है, बंदूक को तीव्र वेग गोली से काफ़ी कम लेकिन तीव्र वेग प्राप्त होता है पीछे की ओर। या और गोली और बंदूक दोनों का संवेग बराबर होता है, विपरीत दिशा में होता है। तीव्र वेग प्राप्त होने का कारण बंदूक हमारे कंधे को, अगर उसको हमने टाइटली नहीं कंधे से सटा करके पकड़ा है तो कंधे को इंजर्ड कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है। तो उस चोट से बचने के लिए हम कंधे से सटा कर रखें और टाइटली उसको होल्ड करें, जिससे बंदूक को प्राप्त होने वाले संवेग को हम एडजस्ट कर पाए और वो हमें इंजर्ड ना कर पाए। तो इस प्रकार से एक और इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, जिसमें है किसी बम का टुकड़ों में विस्फोटित होना। किसी बंदूक बम या किसी फायर क्रैकर पटाखे का वायु में उसको फेंक दिया गया है। मान लीजिए इस तरह की गति कर रहा है, m इसका द्रव्यमान है टोटल और v इसका वेग है, और अचानक ये वायु में 2 या 3 हिस्सों में टूट जाता है, जिनके द्रव्यमान है m1, m2, m3 और इनके वेग हैं v1, v2 और v3। चूंकि बम जब गतिशील है और विस्फोटित होता है तो उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा, वो आंतरिक बलों के कारण 3 या 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़ों में विस्फोटित हुआ है। तो इसका मतलब है कि बाह्य बल 0 है, तो 0 होने के कारण इसका रेखीय संवेग संरक्षित रहेगा। रेखीय संवेग संरक्षित रहने का मतलब है जितना इस बम का प्रारंभ में फटने से पहले संवेग है टोटल, इन सभी टुकड़ों की गति इस प्रकार होगी कि इन सब का रेखीय संवेगों का योग, सदिश योग प्रारंभिक संवेग के बराबर होगा। तो किसी बम का टुकड़ों में विस्फोटित होना, तो यदि m द्रव्यमान का बम v वेग से गति करते हुए m1, m2 व m3 द्रव्यमान के टुकड़ों में टूट जाता है, जिनके वेग क्रमशः v1, v2 व v3 हों, तब
चूंकि यहाँ पर बाह्य बल शून्य है तो संवेग संरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार से ये गति करेंगे कि mv यानी बम का जो प्रारंभ में संवेग है एंड इट विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। तो किसी भी बम का विस्फोट होकर के जो उनके फ्रैक्शन हैं, टुकड़े हैं, वो इस प्रकार गति करेंगे कि हमारे निकाय के संवेग में कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और रीजन्स लेकर के चलें, और बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी हम डिफाइन कर चुके हैं, वो यहाँ से भी हम समझा सकते हैं। रॉकेट नोदन या रॉकेट की गति, रॉकेट या किसी जेट विमान की गति भी इसी तरह से है। इस प्रकार से रॉकेट की स्ट्रक्चर होती है कि जिसमें पिछले भाग में एक बारीक छिद्र होता है और इसमें ईंधन भरा रहता है। ईंधन को किसी ऑक्सीकारक पदार्थ की उपस्थिति में जलाया जाता है जिससे पर्याप्त ऑक्सीजन मिले, और जब इस ईंधन को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है तो यहाँ तीव्र गैसें उत्पन्न होती हैं। जो भी इसके अंदर प्रक्रिया हो रही है निकाय ईंधन और हमारे रॉकेट निकाय का, उसका चूंकि प्रारंभिक संवेग कितना है, शून्य, जब इसको बर्न किया जा रहा है, जलाया जा रहा है ईंधन को, तो गर्म गैसें तीव्र वेग से बाहर आती हैं। तीव्र वेग से बाहर आ रही हैं तो इन गैसों को पीछे की ओर प्राप्त हो रहा है संवेग, और निकाय के संवेग को संरक्षित करने के लिए ठीक इतना ही संवेग प्राप्त होता है रॉकेट को ऊपर की ओर, और उस संवेग के कारण लगातार हमारा रॉकेट आगे की ओर गति करता रहता है। तो ये है रॉकेट का नोदन या रॉकेट की गति, जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी और रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर भी। तो स्टूडेंट्स इनको तैयार करिए। जो भी आपके कमेंट्स हो कमेंट सेक्शन में जाकर आप शेयर कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आए वो पूछ सकते हैं, हल करा सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे हम अगले ऐसे किसी इंटरेस्टेड टॉपिक के ऊपर अपना लेक्चर लेकर के। जब तक के लिए धन्यवाद।